गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल का ओवरऑल मकसद ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान पाना और सीखना और सिखाना। तो आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए केवल आपके पास 3 महीने बचे हैं और आपको पूरा अधिकांश फोकस सवालों को सॉल्व करना और कुछ तथ्यात्मक पॉइंट्स को याद कर रखना है। दैट्स द इम्पोर्टेंट मैसेज in starting my video. So let's start without dealing. हम लोग करंट अफेयर में पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर रहे थे और आज 10वां क्वेश्चन है जिसमें सवाल है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो परिसीमन आयोग के बारे में बताना है कि पहला ऑप्शन है, अब तक पूरे भारत में केवल 4 ही बार डीलिमिटेशन किया गया है, 4 बार परिसीमन हुआ है। ड्यूरिंग द लास्ट delimitation some states were left out due to security concern। जो लास्ट अंतिम जो परिसीमन हुआ था उसमें कुछ स्टेट्स को सुरक्षा के दृष्टिकोण के कारण उसको छोड़ दिया गया था। इज इट राइट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज empowered टू कैरी आउट delimitation ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो इनमें से कौन सा कथन सही है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंडिया ही इम्पावर्ड कर किया गया है उसको डिलिमिटेशन कराने के लिए? लोकसभा हो या राज्य विधान परिषद के या जहाँ भी हो, यूटीज के, स्टेट के, सब मिलाकर, और उसके लिए वो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का इस्तेमाल करता है? तो बिल्कुल नहीं। चलिए, ए इज द राइट आंसर। वाई द डिलिमिटेशन बीइंग डन इन असम अलोन? अभी चर्चा में था कि असम में ही क्यों, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान स्पष्ट कहती है कि बाउंड्री ऑफ असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी अपडेटेड आफ्टर एवरी डिकेडल सेंसस। हर जनगणना के पश्चात, हर 10 की जनगणना के पश्चात जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका निश्चित रूप से परिसीमन किया जाना चाहिए। संविधान ऐसा कहती है, आर्टिकल 82 लिखा हुआ है। बट देयर अमेंडमेंट्स इन 1976 एंड 2001। लेकिन आपको पता होगा इसके लिए 1976 और 2001 में कुछ संशोधन किए गए प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन को लेकर, जिसके कारण इसको 25 साल तक रोक दिया गया। और अब तक केवल देश में 4 बार ही ऐसा किया जा चुका है, जिसमें कि आप 1952, 1962, 1972 और 2002। अभी जो अगला जो डिलिमिटेशन होगा वो लगभग 2026 तक तो होगा नहीं, और अगला जनगणना 2021 में होगा, तो अगला डिलिमिटेशन 2032 में होने वाला है। ठीक है, तो आप जान लीजिए जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था, जो पूरी तरह से 2008 तक में ख़त्म हुआ था, उसमें कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया था, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड को बाहर रखा गया था, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को भी। जैसा कि आप जानते हैं असम में द गवर्नमेंट, उसमें कुछ मतलब वही सिक्योरिटी को लेकर मामला था, डिस्टर्बिंग लॉ और ऑर्डर, यही सब जो भी मामला हो, लेकिन अब जान लीजिए इसको बाहर रखा गया था, कंसर्न था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। व्हेन इट पुट ऑफ, जब इसको स्थगित किया गया, द एक्सरसाइज थ्रू एन ऑर्डर, उसके लिए एक मतलब ऑर्डर जारी किया गया था 2008 में। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन भी किया गया है हाल में ही, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। तो डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, बट एक साल के अंदर, बट एक साल बाद, मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने ओमिटेड कर दिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, 4 नॉर्थ ईस्टर्न को इसके बाहर रख दिया। द कमीशन वेंट ऑन विथ विड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर गिविंग इट्स फाइनल अवार्ड, और 2022 में इसका अभी मतलब इस पर निर्णय आया है कि कितना डिलिमिटेशन होगा, कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे, कितना सीट बंटवारा होगा। नाउ द गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन हैव रिवाइव द डिलिमिटेशन प्लान्स फॉर असम। अब वो असम के बारे में भी सोच रही कि वो असम को भी कराएगी। चलिए देखिए, इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन, वाई ईसी एंड वाई नॉट एन इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन? मतलब इलेक्शन कमीशन को ये पावर क्यों दिया गया, एक स्पेशल बॉडी ही क्यों नहीं बना दी गई?
देखिए, इलेक्शन कमीशन इज empowered टू कैरी आउट delimitation ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Nagaland as per Section 8 of Representation of People Act 1950। तो याद रखिएगा, जो डिलिमिटेशन का पावर है किसके लिए, तो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए। संसद जब बोल रहे हैं तो समझ लीजिए पार्लियामेंट्री ऑफ, ठीक है। उसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, वो भी सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत स्पष्ट कहता है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड द सिचुएशन एंड द कंडीशन prevailing in the states are conducive for conducting delimitation, then he or she may rescind the deferment order। Why is the 2001 census being used? आखिर 2001 सेंसस को ही क्यों पकड़ा गया? देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 संविधान का आर्टिकल 170 कहता है, population number to be used for drawing boundaries of constituencies would be as per as 2001 census until the first census after 2006 is published। तो 2001 के सेंसस को ही आधार वर्ष माना जाएगा इन राज्यों में डिलिमिटेशन करने के लिए, जब तक कि 2026 का सेंसस पब्लिश नहीं हो जाता है। इन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात करें तो अभी इसमें बखेड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने PIL दर्ज कर दिया था कि क्यों जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कराया गया, जबकि देश की डिलिमिटेशन तो होने बाकी है। तो जम्मू कश्मीर का इसलिए कराया है क्योंकि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, आपको पता होना चाहिए। जिसके लिए जम्मू कश्मीर और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, उसको पार्लियामेंट में अप्रूवल मिला। उसके बाद उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि इसमें 2001 का जनगणना का इस्तेमाल किया जाएगा डिलिमिटेशन कराने के लिए, और जो वैध था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दिया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन दिल्ली इज मेयर। जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, जो कि एक नॉमिनल हेड होता है और उसके पास कुछ खास पावर होता नहीं है। क्या सही है? इट इज ए स्टैंडिंग कमेटी, मतलब एक स्टैंडिंग कमेटी ही है जो कि इफेक्टिवली मैनेज करता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को, with functions such as giving financial power to projects, finalizing and implementing policies। मतलब ओवरऑल समझ लीजिए सारा दारोमदार जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के विकास के लिए, वित्त के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सारा का सारा जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया है। ऐसा क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी है जो चेयरपर्सन, उसका एक चेयरपर्सन होगा, एक डिप्टी चेयरपर्सन होगा, जो कि इलेक्टेड किया जाएगा उन्हीं मेंबरों में से। ये भी सही है क्या? तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए, जो हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो मेयर कहलाता है, लेकिन उसके पास कुछ होता नहीं है, नाम मात्र का पावर होता है, बस खाली मीटिंग बैठाने के लिए, वेरी लिमिटेड पावर। जैसे कि मान लीजिए मीटिंग करना है तो, लेकिन इसका जो स्टैंडिंग कमेटी होता है वो इफेक्टिवली मैनेज करता है कॉरपोरेशन को, फंक्शन को, जैसे कि फाइनेंशियल पावर कितना देना है, किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, उसके लिए हामी भरना है, डिस्कसिंग करना है, फाइनलाइज करना है किसी भी इम्प्लीमेंट जैसी पॉलिसी हो। स्टैंडिंग कमेटी में मतलब एक तरह से कहें तो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें 18 मेंबर होते हैं, जिसमें कि एक चेयरपर्सन और एक डिप्टी चेयरपर्सन होता है, जो उसी में से सेलेक्ट किया जाता है। और एक तरह से कहा जाए तो जिसका क्लियर मेजोरिटी रहेगा इस स्टैंडिंग कमेटी में, ओवरऑल वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी यही चाहते हैं कि उसका क्लियर मेजोरिटी रहे, ताकि स्टैंडिंग कमेटी जो बने वो उसके फेवर में काम करे और पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में उसका अहम रोल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट आर्टिकल 19 अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 19 इज द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इजी प्रश्न है। आर्टिकल 19 which guarantees freedom of speech and expression is a right invoked against the state। Okay, the rights under article is available only to the Indian citizen, not to the foreigner, which is correct। पहला वाला तो गलत है क्योंकि वो पार्ट 3 में ना कि पार्ट 4 में, तो 2 और 3 माप दीजिए। फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल
19 और 19 या हो या 21 हो, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के खिलाफ ही नहीं दिया गया है, बल्कि ये निजी व्यक्ति के खिलाफ भी अवेलेबल कर दिया गया है। कुशल किशोर वाद कहलाएगा ये। 4-1 के मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन हुआ था, जिसमें इस बात को जिक्र किया गया था कि जो आर्टिकल 19 है या 21 है, वो केवल क्या राज्य के खिलाफ ही है, अर्थात केवल वर्टिकल आपको फ्रीडम मिला है या फिर हॉरिजॉन्टल फ्रीडम भी दिया गया है। फंडामेंटल राइट इज ओनली फॉर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आर्टिकल 19 और 19 के अलावा 21 जो है वो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी दायर किया जा सकता है। अगर आपके आर्टिकल 19 या 21 का किसी तरह से उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट राज्य ने नहीं बल्कि किसी और निजी कंपनी या निजी के द्वारा उसका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, मतलब सपोज अगर कोई कारखाना खुलता है आपके गांव में और आपका गांव से जो तालाब है या जो जल स्रोत है अगर वो प्रदूषित होता है, तो आप उस निजी कंपनी के खिलाफ भी आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार, जो कि इसमें स्वच्छ जीवन, स्वच्छता और पर्यावरण प्रदूषण या पीने का पानी भी आता है। ओवरऑल जीवन के आर्टिकल 21 चूँकि बहुत ब्रॉड है तो उसके खिलाफ भी आप आराम से जा सकते हैं। आर्टिकल 19 इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यू नो अबाउट दैट, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक तरह से राज्य के खिलाफ दिया गया है कि आप अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्पष्ट कर सकते हैं राज्य के खिलाफ। सम फंडामेंटल राइट जैसे कि प्रोहिबिटिंग अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर आर ठीक है एक्सप्लिसिटली अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड अदर इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट जो 19 से 35 तक 36 तक दिया गया है, 35 तक दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, वो उनमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ट्रैफिकिंग 23-24 पड़े होंगे, बंडेड लेबर, ये सब दोनों के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ भी है और इंडिविजुअल के खिलाफ भी है। इट इज़ द ओनली, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जो 19 है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इट इज़ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन नॉट टू द फॉरनर्स। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका क्या मतलब है, कोई भी सिटीजन को अपने विचार और अपनी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कहीं भी आराम से जमा हो सकता है बिना हथियार लिए, कोई भी एसोसिएशन और यूनियन बना सकता है, संघ बना सकता है, कहीं भी घूम सकता है पूरा इंडिया में, सो कॉल्ड उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, ऐसा बात नहीं है। इसके अलावा घूमने के अलावा वो कहीं भी सेटल्ड हो सकता है, कहीं भी ज़मीन खरीद सकता है, और इसके साथ साथ वो किसी प्रकार का बिजनेस भी कर सकता है, किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन भी कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इसमें कोई प्रतिबंध है तो है। आर्टिकल 19 का 1 से लेके जी तक में सारे के सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं, बट उसको छोड़ दीजिए अभी तत्कालीन, बस इतना समझ लीजिए। व्हाट आर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स। वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राइट का सीधा मतलब है इट कैन बी इन्फोर्स ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। वाइल हॉरिजॉन्टल अप्रोच, इसका मतलब है इट इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट अदर सिटीजन, मतलब इसको अदर सिटीजन के खिलाफ भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैंने समझाया पहले भी कि हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट टू लाइफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिटीजन टू ब्रिंग ए केस अगेंस्ट ए प्राइवेट इंटिटी, एक प्राइवेट इंटिटी के खिलाफ भी ला सकता है। अगर सपोज मानते हैं कॉजिंग पॉल्यूशन हो रहा है, विच वुड बी द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 या 21 या ऑफकोर्स। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल सब क्लोज 2 of Article 19 of the Indian Constitution imposes certain restriction on free speech under the following condition। जैसा कि आपको बात कर रहे थे, तो उस पर कौन कौन से आधार है जिसमें आपके आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ है जो आर्टिकल 19 के तहत है, क्या इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, डिफेमेशन, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें सब के सब है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 सब क्लोज 2
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात करता है आपके स्पीच, आपके बकने में। अगर वो आपका जो वाक और अभिव्यक्ति जो है, अगर वो राज्य की सुरक्षा के खिलाफ हो, हमारे विदेशी संबंध, जिससे फॉरेन विदेशी संबंध खराब हो जाए उससे, पब्लिक ऑर्डर जो होता है, इसके अलावा डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने कोर्ट की अवमानना पड़ी होगी, उसके खिलाफ आप मानहानि का केस सुनते होंगे, ये भी है। आपने किसी प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि को इन्वॉक करने की कोशिश की, या फिर जिससे देश की एकता, संप्रभुता और एकता को चुनौती मिल जाए, वो सारे के सारे जो 8 ग्राउंड है, वो आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 1 से जी तक में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? अभी राइट टू प्रॉपर्टी चूंकि आपको ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, फिर पूछेगी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये एक लीगल राइट है जो कि किसी भी पर्सन को अवेलेबल है, यहाँ नागरिकता का बात नहीं है, किसी भी पर्सन को अवेलेबल है, ठीक है। आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज एफ एंड आर्टिकल 31 कंटेंट द राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब है अक्वायर्ड, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू राइट ऑफ स्टेट टू कंपल्सरी एक्वाइजिशन फॉर पब्लिक पर्पस बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब आपका जो संपत्ति है वो आपका तो है ही, आप चाहे उसको बेचे, एक्वायर करें, उसको डिस्पोज कर दें, लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल की बात है कि स्टेट चाहे तो कंपलसरी स्थिति में पब्लिक पर्पस के उद्देश्य से आपकी ज़मीन को जब्त भी कर सकती है, वो भी बिना क्षति, बिना मुआवजा चुकाए भी, ठीक है। मुआवजा जो होता है ना, जिसको कंपनसेशन बोलते हैं, वो ना दे तो भी, लेकिन आप जान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी सीज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट। ये जो एक समय 1978 से पहले, आई मीन 44वां संविधान संशोधन होने से पहले मूल रूप से ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, इसको हटा दिया गया, और आर्टिकल 31 अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक केवल और केवल 300A में आपके प्रॉपर्टी जो लीगल राइट है, बस इतना जान लीजिए। अगला प्रश्न है, एक केस है, एक जजमेंट दिया गया था कि होतो होलोहलन वर्सेस जिचल्लू। केस किससे जुड़ा हुआ है? बहुत ही आसान प्रश्न है। एंटी डिफेक्शन लॉ, अभी तो खूब चर्चा में एंटी डिफेक्शन लॉ, जस्ट बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र का परिस्थिति समझ रहे हैं आप। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वर्सेस, जानते हैं क्या हो रहा है, शिवसेना और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी को लेकर कितने विभेद उत्पन्न। तो ये कियोतो होलोहलन केस का जजमेंट जो है वर्सेस जिचल्लू, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है। आया राम गया राम, कथा सुनी ही होंगे आप। उसके अलावा 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, जी हाँ, मैं एंटी डिफेक्शन एक्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो पावर दे दिया गया है किसी व्यक्ति को, आई मीन संसद सदस्य को, जो डिफेक्शन करता है उसको बर्खास्त करने का, आई मीन उसकी अयोग्यता को रद्द करने, उसकी सदस्यता रद्द करने का जो पावर दिया गया है, अंतिम पावर, वो जो स्पीकर या फिर चेयरमैन को जो दिया गया है, क्या उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, लेकिन 1991 के जजमेंट से स्पष्ट हो गया कि अब आप इसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। 1992 का जजमेंट था कोहितो या कियोतो होलोहलन होलोहलन या होलोहन, कियोतो होलोहन वर्सेस जिचीलू या जचीलू। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया था जिसमें इस बात का वैलिडिटी की एंटी डिफेक्शन लॉ हेल्ड दैट द स्पीकर्स डिसीजन वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में आप जुडिशियल रिव्यू, कुछ मामलों में, ठीक है। नेक्स्ट है, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द लीगलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट्स। डॉक्ट्राइन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जुडिशियल रिव्यू का एक आधार है, जिसका इस्तेमाल इस बात को निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि जो आपने कानून बनाया है वो सही है या गलत। डॉक्ट्राइन वाज इवॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1973 लैंडमार्क जजमेंट इन केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऐसा है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट एप्लीकेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो इज एप्लीकेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए लाया गया, मतलब वास्तव में इसने जुडिशियल रिव्यू को और मजबूत कर दिया।
जिसका इस्तेमाल इस बात की जांच करने के लिए किया जाता है कि आज सरकार के द्वारा, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, या फिर कार्यकारी बॉडी हो, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश हो या डिक्री हो या आदेश हो या कोई कानून हो, कोई लॉ हो, क्या वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ना। डॉक्ट्राइन वाज इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1973 जजमेंट केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कहते हैं इसको, जिसमें 7-6 से डिसीजन दिया गया था। 13 जज बेंच, जो अब तक का सबसे बड़ा बेंच है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवायोलेबल and could not be amended by the parliament. If a law is found to damage or destroy the basic feature of constitution, the court declares it unconstitutional. तब उसको संविधान नल एंड वॉइड असंवैधानिक घोषित कर देगी अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के पे खड़े नहीं उतरता है तो। The test is applied to the constitutional amendment to ensure amendment does not dilute the fundamentals of the constitution itself. ये संविधान के संशोधन में भी काम करता है। The test is widely regarded as a check on majoritarian impulses of the parliament since it places substantive limits on the power to amend the constitution. संविधान का संशोधन एक निश्चित सीमा तक हो, ऐसा ना हो कि आप पूरे संविधान को ही बदल दें अपने मेजोरिटी के दम पर। तो उसकी एक सीमा को निर्धारण करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जैसा खूबसूरत दस्तावेज कहे तो निकल कर आया। Origin of basic structure doctrine are found in the post-war German constitution law after the Nazi regime. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सुनते हैं, ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट जो वर्ल्ड वॉर था उसके नाजी को रिजीम के समय आया था, ताकि जो बेसिक लॉ उसको प्रोटेक्टेड किया जा सके। In Keswanandan ruling, the Supreme Court cited several aspects of the Constitution that could be identified, जिसे पहचाना गया एज ए बेसिक फीचर के रूप में of the document, but added that it was not the exhaustive list. For example, judicial review, rule of law, federalism, democratic republic structure are identified as the basic features. Okay. अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट केस है राम कृपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। राम कृपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये? होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, वुमन मॉडेस्टी, राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो ये वोमेन्स मॉडेस्टी की बात करता है। राम कृपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, तो ये सी है। अंडर दिस इंडियन पिनल कोड, आप जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड IPC, outraging the modesty of a woman is a punishable offense. Offenses that are least severe in nature fall under the purview of section 509 of the IPC, 509 के तहत आता है, which deals with the word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. मतलब 509 तो आप जानते ही हैं मेरे ख्याल से किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको हम लोग वैवाहिक बलात्कार बोलते हैं। The difference between the section 509 and the IPC and 354 IPC is the latter goes beyond the act of outraging the modesty of women and involves clear threat of physical harm or assault to the women. मतलब आप एक तरह से लाइसेंस दे रहे हैं कि शादी कर लीजिए और महिलाओं का अच्छे तरह बलात्कार कीजिए। मतलब आपने एक लाइसेंस दे दिया है क्या? 509 में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन था, क्योंकि 509 तो स्पष्ट रूप से रेप की बात करता है, चाहे वो रेप किसी भी प्रकार से हो, चाहे उसका रेप कोई भी करे, रेप तो रेप है। लेकिन 509 में कह दिया है कि अगर शादी के बाद महिला और पुरुष एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और वो संबंध अगर महिला के मतलब विल के खिलाफ है, तो क्या उसको रेप माना जाएगा? वैवाहिक बलात्कार की बात हो रही है। तो वही है, एक मोडेस्टी, मतलब महिला का जो मोडेस्टी है उसके ऊपर एक तरह से क्या है, खतरा है, उस पर आक्रमण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक डिसीजन दिया था जिसका नाम है राम कृपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उसने नोटेड किया, ऑल्दो द IPC डज नॉट डिफाइन व्हाट कंपोनेंट या व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन आउटरेज ऑफ द फीमेल मोडेस्टी, द एसेंस ऑफ वुमेन
modesty is her sex। सुप्रीम कोर्ट के 2007 में राम कृपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आईपीसी जो सेक्शन 509 में जो बातें कहता है वो वास्तव में एक तरह से महिला के जो आचरण है, जो इसेंस है, ओवरऑल समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है, द इसेंस ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी इन हर सेक्स। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। Justice G. Rohini Commission's report is related to the issue of sub-categorization of OBC। जस्टिस रोहिणी कमीशन ने क्या वास्तव में सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की बात की है? रिजर्वेशन इन इंडियन लॉ इज ए फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, जबकि ए परसेंटेज ऑफ सीट आर रिजर्व इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट, union and state government department and religious linguistic minority educational institution for the socially and educationally backward communities। ये जो रिजर्वेशन है कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया, समझ गए होंगे आप। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट नहीं बल्कि पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात जो है वो स्पष्ट नहीं है। देखिए, रिजर्वेशन इन इंडियन लॉ फॉर्म एक अफर्मेटिव एक्शन है, एक तरह से सकारात्मक योगदान है, जहाँ पर ए परसेंटेज ऑफ सीट आर रिजर्व कर दिया जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, यूनियन एंड स्टेट सिविल सर्विस में, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, एंड इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। लेकिन ध्यान रहे इसमें वो शामिल नहीं होता, कौन कौन? इन द रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये शामिल नहीं है। फॉर द सोशली एंड बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए ये बात की है। सामाजिक और जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े समाज हैं, उनके उत्थान के लिए ऐसा कोशिश किया गया है। हु आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दिस सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन, जो ये समाज के लोग हैं वो उनका एक वास्तविक प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में भी इसका जिक्र किया गया है। एक अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए और है, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशल के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी है। आर्टिकल 14 में पढ़िएगा तो 14(1) और 14(2) दोनों अलग अलग बातें करता है, ठीक है। जस्टिस रोहिणी कमेटी वॉज सेटअप टू एग्जामिन, इसके लिए एक जस्टिस रोहिणी कमेटी का गठन किया गया था ताकि इस बात का जांच किया जा सके कि द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग कैटेगरीज विद इन दी ओबीसी फॉर रिजर्वेशन टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ओबीसी में भी तो आपको पता होगा वैसे लोग भी आ जा रहे हैं जो इस लाभ के हकदार नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमोंग ऑल ओबीसी कम्युनिटी में सभी लोग गरीब नहीं है, सभी लोग शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से और सच्चे और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े नहीं है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड वर्किंग आउट ए मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म, पैरामीटर्स थ्रू ए साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन विद इन द ओबीसी। आपको पता है ओबीसी में भी ओबीसी है, एंड आइडेंटिफाइंग द रिस्पेक्टिव कास्ट और कम्युनिटीज और सब कास्ट और synonymous in central list of the OBC and classifying them into the respective सब कैटेगरीज, जिसको हम क्रीमी लेयर नहीं बोलते, नॉन क्रीमी लेयर। एग्जेक्टिव वही कॉन्सेप्ट की बात की है रोहिणी कमीशन में। देखिए, जैसा कि आप भाग अगर 16 में पढ़िएगा, भाग 16 में डील्स रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। केंद्र और राज्य विधान परिषद में भी ST और SC के लिए जो रिजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4 जो भारतीय संविधान, जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन की बात की गई है ST/SC के मेंबर के लिए सर्विसों में, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी के बारे में, तो राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं हम लोग। राइट टू प्राइवेसी इज एज sacrosanct as a human existence and is inalienable to the human dignity and autonomy। ऐसा है क्या कि राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का जो अधिकार है वो पूरी तरह से पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का घुसपैठ नहीं किया जा सकता है ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? बिल्कुल नहीं।
any surveillance done on an individual by the state is an infringement of person's right to privacy। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सर्विलांस किया जाए, सर्विलांस समझते हैं ना आप, निरीक्षण निगरानी करना, वास्तव में व्यक्तिगत स्तर पर ये हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में है। एनी वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी बाय द स्टेट in national interest has to follow procedure established by law, which are the correct। चार तो बिल्कुल सही है, तीन भी आप सोच लीजिए, एक तो बिल्कुल एक छोड़ दीजिए। चलिए लेट्स सी इज द राइट आंसर। एक और तीन दे दिया है, एक तीन चार। इनएडेबल कैसे हो सकता है यार? देखिए कोर्ट का कहना क्या था वो सुनिए पहले। पुट्टा स्वामी जजमेंट में आपको पता होगा केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट, जो कि आपको निजता के लिए आया था, उसमें कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है सैक्रोसैंक्ट एज ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब उन्होंने कहा कि अगर मानवता का अगर ख्याल रखना है तो राइट टू प्राइवेसी को एक पवित्र जगह देना पड़ेगा, और इट इज एन इनएलिनेबल टू द ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। मनुष्य या फिर मानव की सम्मान और उसकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ये इनएलिनेबल है, बहुत ही जरूरी है। वाइल एग्रीइंग दैट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है ये एब्सोल्यूट नहीं है, द कोर्ट्स हैज सेड एनी रिस्ट्रिक्शन मस्ट नेसेसरली पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको चुपके चाप ही दबा दीजिएगा, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन दरवाजे से निकलना होगा। एनी सर्विलांस और स्नूपिंग डन ऑन इंडिविजुअल बाय द स्टेट, किसी प्रकार का निगरानी किया जा रहा हो, चुप्पे चाप आपके डेटा को इकट्ठा किया जा रहा हो, आपके रहने, आपके खाने, आपके पीने, आपके सोने, आपके व्यवहार, आपके राजनीतिक झुकाव, आपके इरादे, सबको टारगेट किया जा रहा हो, पढ़ा जा रहा हो, समझा जा रहा हो, आपके डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा हो, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से डेटा को बेचा जा रहा हो, तो वो वास्तव में हमारे अंदर इन्फ्रिंजमेंट है। और एनी वन या आउटसाइड के द्वारा वास्तव में ये मनुष्य के निजता के खिलाफ है, हमारे राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, ये हमारे राइट निजता के अंदर घुसपैठ है। हेंस एनी वायोलेशन ऑफ राइट बाय द स्टेट, अगर किसी भी निजता के खिलाफ अगर राज्य का अधिकार है तो है, नेशनल इंटरेस्ट में से किया जा सकता है, लेकिन उसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा जो स्थापित नियम है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात तो चल ही रही है, और डेटा प्रोटेक्शन लॉ बिल रखा गया, उसमें कितने सारे संशोधन किए गए, कितना बार उसमें छेड़छाड़ किया गया। सरकार को मतलब बहुत ध्यानपूर्वक इसको केएस पुट्टा स्वामी के जजमेंट के बाद आपको जानना हुआ। जस्टिस कृष्ण मूर्ति का जो जजमेंट था उसको विचारों को ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि स्टेट जो है वो राज्य के या फिर देश की एकता और संप्रभुता और सो कॉल्ड राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोग केवल आज़ादी तो दे नहीं सकते सरकार को कि सब कुछ कीजिए मेरे जीवन के साथ, आप ही निर्धारित कर दीजिए भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। देश की सुरक्षा अनिवार्य है, अपरिहार्य है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि हम लोग पिंजरे में बंद तोता की तरह रहेंगे और आप ऊपर से सर्विलांस करते रहिए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सर्विलांस होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन कानून की प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित लॉ के अनुसार, और जो नियम होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं हम लोग। इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स एंजॉयज राइट टू सीक information from various ministers and ministries and departments in the form of start question and unstart question। जैसा कि आपको पता होगा संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, क्या उनके पास ये अधिकार है या राइट है कि वो अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग अलग डिपार्टमेंट से तारांकित प्रश्नों के और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। Admissibility of question in Rajya Sabha is governed by the rules of procedure and conduct of business in the Council of States। इसके लिए Council of State मतलब क्या, ऐसा कुछ है क्या? The question in both the houses of the parliament cannot be
disallowed it, and is usually passed on to the next session of the parliament if it cannot be taken up in the ongoing session. अगर ये ongoing session में चल रहा हो तो ऐसा नहीं किया सकता है क्या? चलिए, आई थिंक यू नो अबाउट दैट. पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल करेक्ट नहीं है. इन बोथ हाउसेस इलेक्टेड मेंबर्स एंजॉय right to seek information from various ministries, departments in the form of start question, unstart question, चाहे तो वो तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन से या फिर अलग अलग तरीका से प्राइवेट मेंबर के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि बताइए इसके बारे में, इस क्या आपको जानकारी है वगैरह. वो स्वाभाविक है, मिनिस्टर तो उसके लिए मतलब खड़ा ही है. किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को शामिल करना ना करना ये राज्यसभा के रूल्स के तहत, इसके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है काउंसिल का अपना अपना. इन लोकसभा में भी आपको जानकारी होगा कि द क्वेश्चन आर एग्जामिन एंड फॉर मतलब इसको स्वीकार किया जाए ना किया जाए, इसके लिए रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा का अपना बिजनेस रूल है, राज्यसभा का अपना बिजनेस रूल है. तो कह सकते हैं कि दोनों हाउस में जो पहला आवर होता है सिटिंग का, उसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर कहते हैं. ठीक है, आप उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, इसलिए इसको क्वेश्चन आवर कहा गया है. राज्यसभा का जो चेयरमैन है या लोकसभा का जो स्पीकर है वो फाइनल अथॉरिटी होता है कि डिसाइड करता है कि कोई क्वेश्चन या कोई पार्ट इसका या कोई स्वीकार है या नहीं स्वीकार है, एडमिसिबल अंडर द नॉर्म्स ऑफ द हाउस एंड डिसअलाउ एनी क्वेश्चन ऑफ ए पार्ट. तो राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर दोनों के पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि किसी प्रश्न को पूछने दे ना दे, किसी प्रश्न के कौन से हिस्से को हटाए, कौन से हिस्से को स्वीकार किया जाए. इसके लिए कुछ हाउस के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं जिसके आधार पर वो अलाउ या डिसअलाउ करते हैं क्वेश्चन के किसी विशेष हिस्से को. एक बार डिसअलाउटमेंट हो गया, इट इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर द मेंबर्स टू चैलेंज द डिसीजन. तो शायद बहुत ही मुश्किल होता है सदस्यों को कि उस प्रश्न को पूछ ले, हो ताकत ही नहीं बनता है क्योंकि इतना पावर दे दिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को. Consider the following statement. The Constitution of India define its basic structure in the terms of democracy, fundamental rights, federalism and secularism. ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है. The Constitution of India provides for a judicial review to safeguard the citizens' liberties and preserve the ideals on which the Constitution is based. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स करता है जुडिशियल रिव्यू का? ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू को कहीं चर्चा ही नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं, दोनों स्टेटमेंट गलत है. तो दोनों सही है, इनकरेक्ट की बात कही गई है, सी के होगा. देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जबकि आप जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वास्तव में एक जुडिशियल रिव्यू का क्या है, प्रकार है, जिसमें कि इज यूज टू टेस्ट द लीगलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट. मतलब कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित करने की कोशिश की जाती है कि जो आपने कानून बनाया है वो संविधान सम्मत नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन एनी बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ है ही नहीं. इट इज ए जुडिशियल इनोवेशन, ये तो जुडिशियल खुरपाती है. ठीक है. डॉक्ट्राइन वाज इवॉल्व, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है 1973 का, जिसको केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कहते हैं, जिसमें 7-6 से वर्डिक्ट आया था. 13 जजों का बेंच बैठा था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया था, जिसमें कि इसको कहा गया था कि ये हमारे संविधान के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे हिस्से जो बरकरार रहे, ताकि संविधान निर्माता जो बनाए थे संविधान को, ऐसा ना हो कि उसके पूरे विचारों को ही बदल दिया जाए. तो कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसको बरकरार रखना चाहिए ताकि इससे लोकतंत्र की छवि जो है बरकरार रहेगी. और ओवरऑल पार्लियामेंट ने ऐसा किया अभी. लेकिन केशवानंद भारती बात को आप ध्यान से समझिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बहुत से ऐसे सेवरल एस्पेक्ट्स हैं जिसको समय समय पर संविधान में जो छुपा हुआ है उसको भी वो जानबूझ के आइडेंटिफाई करेगी बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स के रूप में. उसका पूरा का पूरा जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है. बट एडेड इट वाज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इतना ही है, वो समय समय पर निर्धारित होगा, केस बेसिस केस के आधार पर निर्धारित होगा कि क्या हमारा देश के लिए जरूरी है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा, वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है.
जैसे कि आपको जानते हैं जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर आर आइडेंटिफाइड एज ए बेसिक फीचर्स. Consider the following statement. Article 13 subclause 2 provides that the states shall not make any law. आर्टिकल 13 का सबक्लोज 2 कहता है कि स्टेट shall not make any law that takes away या abridges the rights conferred in the part 3rd of the Constitution of India, and any law made in contravention to this clause shall be void. आर्टिकल 13 सब क्लोज तो स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई डिक्री, कोई ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट को ही गीच ले. अगर बनाया भी गया है तो वो हिस्सा जो होगा वो कंट्रावेंशन हो जाएगा, वो उसको वॉइड कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा. ऐसा है क्या? आर्टिकल 141 स्टेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज, जिसमें सिविल, जुडिशियल, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के जो अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर, सेल बी एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सेल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके. आर्टिकल 144 कहता है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. या देखिए, आपको पहला बात तो बिल्कुल पहला सही है, और बाकी आपको जानकारी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल के रटने से. कहता क्या है आर्टिकल? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स करता है फंडामेंटल एंड अदर राइट्स ऑन दी पीपल ऑफ इंडिया को. बट डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, हम लोग सभी परिचित हैं, दैट राइट्स आर नथिंग अनलेस रेमेडीज आर प्रोवाइडेड. देखिए, ये जो अधिकार है ना, वो बस पानी के जैसा हो जाएगा अगर उसको बचाने वाला कोई ना हो, उसको प्रिजर्व करने वाला कोई ना हो. तो रेमेडीज बहुत जरूरी है. तो रेमेडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, जो उपचार के जो अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में जो दिए गए हैं, उसको वेयर बाय पीपुल कैन सीक टू ऑब्टेन रेडरेस व्हेन राइट्स आर इन्वेडेड. जब आपके राइट्स पर अतिक्रमण किया जाए तो उसको बचाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, अदरवाइज राइट का कोई महत्व ही नहीं है. द बोर्न आर्टिकल, इसी से तो जन्म हुआ है आर्टिकल 32 का, जो स्पष्ट कहता है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट. जाइए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के पास और मांगिए अपनी अधिकारों की शक्ति. आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 स्पष्ट कहता है यूनिक प्रोविजन एंड प्रोवाइड्स स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ. राज्य ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती है जो आपके अधिकारों को, आपके अधिकारों पर अतिक्रमण कर दे. अब्रीज द राइट्स conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention to be void, और वो null and void घोषित कर दिया जाएगा अगर ऐसा करती भी है सरकार तो. The framer of the constitution were clear in article 141. संविधानविद जो थे ना, वो पूरी तरह से स्पष्ट थे. एंड आर्टिकल 144, आर्टिकल 144 कहता है कि द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर जितने भी कोर्ट आते हैं सब के सब. आर्टिकल 141 स्पष्ट कहता है लॉ डिक्लेयर्ड दैट बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी दिशा निर्देश, कोई भी घोषित कानून, वो सभी कोर्ट पर लागू होगा, मान्य होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के सीमा के अंदर आते हैं जो भी. और 144 कहता है कि स्टेट सेल दैट, स्टेट कहता है कि ऑल अथॉरिटी, सिविल हो, जुडिशियल हो, जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को सहायता कर देंगे. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को सहायता प्रदान करेंगे ऐसा प्रदान करने के लिए. चलिए अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर में जो हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर से है उससे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी चर्चा में रहा है. अभी हम लोग बात करेंगे अंकोर वाट मंदिर की. उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट इज ए टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन दी वियतनाम. ये वियतनाम में है. सोचिए सोचिए सोचिए. द टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन द द्राविडियन स्टाइल
एंड द स्कल्पचर डिपिक्टेड द एपिसोड ऑफ रामायण और महाभारत। और इस पे जो जो अच्छा से जो चित्रांकन किया गया है, जो ढांचा बनाया गया है, क्या वो रामायण और महाभारत से डिराइव किया गया है और ये क्या द्रविडियन स्टाइल में है। और इट वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू बुद्धिस्ट टेम्पल टू वॉच द एंड ऑफ 12वीं सदी में। आगे चल के क्या ये बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया? आई थिंक यू नो दैट दिस वेरी वेरी ड्रामेटिक क्वेश्चन। दो तो बिल्कुल सही है। और पहला वियतनाम में है नहीं, कंबोडिया, ठीक है। अंकोर वाट कंबोडिया में है भाई, यू नो अबाउट दैट। तो अंकोर वाट इज ए टेम्पल कम्प्लेक्स दैट इज इन कंबोडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया के लार्जेस्ट जो रिलीजियस मोनूमेंट है उनमें से एक है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एज ए हिंदू टेम्पल। शुरुआत में इसको हिंदू टेम्पल के रूप में बनाया गया था। लॉर्ड विष्णु, वो भी कश्मीर खामेर एम्पायर के द्वारा, लेकिन इट वॉज ग्रेजुअली धीरे धीरे परिवर्तन होते होते ये टेम्पल जो है बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया 12वीं सदी के अंत तक। इट वॉज बिल्ट बाय द खमेर किंग सूर्यवर्मन द्वितीय। खमेर का राजा सूर्यवर्मन द्वितीय था, उसने इसको बनाया था 12वीं सदी में। लेकिन इन दी 12th सेंचुरी इन यशोधर्नापुरा, जो आज अंकोर वाट कहलाता है, यशोधर्नापुरा जो है आज अंकोर वाट कहलाता है, द कैपिटल ऑफ खमेर एम्पायर, एट एज हिज स्टेट टेम्पल एंड इवेंचुअल मौसोलियम। टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल, ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। एंड स्कल्पचर डिपिक्टेड एपिसोड्स फ्रॉम महाभारत रामायण, और महाभारत और रामायण के यहाँ पर जो वर्णन है उसको उकेरा गया है, ठीक है। ऑपरेशन जैकपॉट किससे जुड़ा? जैकपॉट इज रिलेटेड विद, इससे बोको हराम, इससे बोस्टन टी पार्टी, इससे वर्ल्ड वार 2, इससे बांग्लादेश। जैकपॉट, ऑपरेशन जैकपॉट, यू नो जैकपॉट, इससे बांग्लादेश लिबरेशन वार। ऑपरेशन जैकपॉट वॉज ए कोड नेम फॉर 3 ऑपरेशन जो कि अंडरटेकन बाय बंगाली मुक्ति वाहिनी in the former East Pakistan against the Federation of Pakistan during the Bangladesh Liberation War। तो ऑपरेशन जैकपॉट जब भी आए याद रखिएगा, ऑपरेशन जैकपॉट जो है वो बांग्लादेश के मुक्ति से जुड़ा हुआ है। पारसनाथ जो है पर्वत है वो कहाँ पर है? पारसनाथ तो झारखंड में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जैनों का एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिम्स है, और इसको चूंकि अभी विवाद इसलिए हो गया क्योंकि इसको तीर्थ स्थल तो था ही, अब इसको आप टूरिस्ट प्लेस घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, तो बवाल होना जायज़ था। अपनी संस्कृति को लेकर प्रोटेक्शन, अभी माइनॉरिटीज़ में जो लोग रहे हैं, ठीक है, जैन तो अपने में माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ में आते हैं, तो इन कम्युनिटीज़ के जो एकमात्र मतलब जो महावीर जी से पारसनाथ, जो आपको पता होगा, अधिकांश जो जैन तीर्थंकर थे उनका मतलब निर्वाण, महापरिनिर्वाण तो यहीं पर हुआ था। उन्होंने अपने अंतिम समय तो यहीं बिताया था, इसलिए वो पवित्र स्थल है। और किस तरह से समस्याएं बढ़ती जा रही है लोगों के मनोरंजन के नाम पर, सो कॉल्ड मनोरंजन, जहाँ पर आवारागर्दी और क्या कहते हैं उसको, कूड़ा कचरा, मांस मदिरा, अगर आप किसी के पवित्र स्थल पे धूमधाम से मनाइएगा तो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट को टच करने की बात थी, इसलिए इस पर बवाल हुआ और इसलिए चर्चा में आ गया। लेकिन लीडर्स ऑफ मेनी फेथ्स हैव जॉइंड हैंड्स टू हैंड टू सेव द हिल द Jain community considered sacred। द आउटक्राई इज अगेंस्ट झारखंड गवर्नमेंट डिसीजन, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट के डिसीजन से लोग नाखुश थे, क्योंकि दैट कुड चेंज द डेमोग्राफिक ऑफ विजिटर्स टू सम्मेत शिखर जी, जिसको पर्वत पारसनाथ पर्वत बोलते हैं, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टेकिंग इट फ्रॉम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स टू ए रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक तीर्थ स्थल को आप जब रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित करते हैं तो उसमें कितनी खतरनाक संभावनाएं घटित हो सकती है, कितना मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उससे, आप समझ सकते हैं। द प्रोटेस्टेड डिमांड दैट द झारखंड गवर्नमेंट रिवॉक इट्स डिसीजन टू प्रमोट पारसनाथ पर्वत एज ए पार्ट ऑफ इको टूरिज्म एंड एनी काइंड ऑफ टूरिज्म। इसको इको टूरिज्म और ये जब एनी काइंड ऑफ टूरिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो और भी क्षेत्र है वहाँ से कमाइए, नदी नाला तालाब पोखर साफ कीजिए, वहाँ पर डेस्टिनेशन बैठाइए, टूरिज्म खोज रहे हैं। इट इज़ बिलीव दैट 20 of the 24 तीर्थंकर 20
24 में से 20 तीर्थंकर तो इन्होंने अपना मोक्ष यानी साल्वेशन तो यहीं पर लिया है। द हिल इटसेल्फ इज नेम्ड आफ्टर पारसनाथ। जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, उन्हीं के नाम पर तो ये पर्वत का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट। अमसर एक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में। द एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट, अमसर एक्ट, regulates the preservation of monuments and archaeological site of national importance in India. Okay, ये तो काम से ही स्पष्ट है, उसका यही होगा। Although Archaeological Survey of India ASI, which is the under the Union Ministry of Culture, function under the AMSAR Act, उसके तहत काम करता है क्या? क्या ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है ASI? To act protect the act protects monuments and site that more than 100 years old, क्या जो 100 साल पुराना है उसी को प्रोटेक्ट करता है, इंक्लूडिंग जिसमें कि जो कि कुछ कब्रगाहें, इंस्क्रिप्शन, स्टेप वॉल, वेल्स, रॉक कट केव्स आर करेक्ट। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, डी इज द राइट आंसर, सब सही है। एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट रेगुलेट करता है, प्रिजर्व करता है वैसे सारे मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स को जो देश के लिए जरूरी है, जो नेशनल राष्ट्रीय महत्व के हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका ओवरऑल उद्देश्य वैसे सारे साइट्स का प्रोटेक्शन करना, प्रिजर्व करना जो 100 साल या उससे ज़्यादा के हैं, जिसमें मंदिर, सिमेट्रीज, इंस्क्रिप्शन, टॉम, फोर्ट, पैलेस, स्टेप वेल्स, रॉक कट केव्स और यहाँ तक कि वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि तोप, माइल पिलर्स में भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। कहा जाता है इस एक्ट के तहत, अमसर एक्ट के तहत, ASI ऑफिशियल्स आर सपोज टू रेगुलरली इंस्पेक्ट करते हैं मोन्यूमेंट्स का, ताकि उनका एक निश्चित परीक्षण तो किया जा सके कैसा हालात में है। अपार्ट फ्रॉम द वेरियस कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑपरेशन, मतलब संरक्षा और प्रिजर्वेशन के अलावा ASI ऑफिशियल कैन ऑल्सो फाइल पुलिस कंप्लेंट। ये चाहे तो पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, इशू शो को नोटिस भी जारी कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, क्योंकि आपको पता होगा इन सब साइटों को इंक्रोच किया जा रहा है, एंड कम्युनिकेट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द नीड फॉर द डिमोलिशन ऑफ इंक्रोचमेंट। आपने जो अतिक्रमण करके जो भवनें बनाई है, जो निर्माण किया है, जो इंक्रोचमेंट, जो आपने जमीन लूट ली है, ठीक है, सबको खाली करवा देगा ये, इतना पावर है इसके पास, ASI के पास। अगला क्वेश्चन है शत्रुंजय हिल। शत्रुंजय हिल एक होली साइट है जैन के लिए, अभी चर्चा में था। फिर से देखिए, जैन लोग बहुत चर्चा में रहे हैं, तो लोकेटेड करिए जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में ठीक से पढ़ लेना आप लोग। तो शत्रुंजय हिल कहाँ पर है भाई? ये तो आपको पता होगा, गुजरात में है। नंबर्स ऑफ जैन कम्युनिटी हैव बीन स्टेगिंग प्रोटेस्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट 2 weeks ओवर डिमांड्स रिलेटेड टू 2 होली साइट्स। एक समेत शिखर ऑन पारसनाथ हिल इन झारखंड में, और दूसरा शत्रुंजय हिल्स इन पालिताना ऑफ गुजरात। जैन्स आर डिमांडिंग, क्या मांग कर रहे हैं ये लोग? दैट की शत्रुंजय हिल एंड द एरिया अराउंड इट प्रोटेक्टेड एज टू मेंटेन इट्स होलीनेस। मतलब शत्रुंजय हिल्स का भी वही हाल है जो समेत शिखर का है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगा सागर मेला। सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सुने होंगे आप, गंगा सागर जो है बहुत ही भयानक, बहुत ही खूबसूरत मेला लगता है बंगाल में। आपने कभी गंगा सागर में डुबकी लगाया या नहीं लगाया मुझे नहीं पता, मैंने भी मौका नहीं मिला मुझे ऐसे जाने का। देखिए, गंगा सागर मेला इज ए रिलीजियस इवेंट दैट इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। पिलग्रिम जो तीर्थयात्री है वो विजिट करते हैं सागर आइलैंड एंड टेक ए डीप एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में बहुत ही भव्य मेला लगता है यहाँ पर, जिसमें गंगा का मिलन जो होता है बे ऑफ बंगाल से होता है।
जहाँ पर मिलन होता है उस क्षेत्र में डुबकी लगाकर आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा तृप्ति दे सकते हैं, अपने पापों की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लाइक कुंभ मेला इट हैज़ बीन अकॉर्डेड नेशनल स्टेटस, मतलब इसको भी राष्ट्र पहचान मिलता है। देखिए कॉमन सेंस की बात है, इसमें एक और दो सही है। कुंभ मेला की तरह तो ऐसा कोई है नहीं। चीफ मिनिस्टर जो बंगाल की है, आपको पता होना चाहिए, बार बार वो कह रही है, बार बार वो सेंटर से डिमांड कर रही है इसको नेशनल स्टेटस घोषित किया जाए, नेशनल स्टेटस घोषित किया जाए फॉर द एनुअल गंगा सागर मेला के लिए। Lakh of Hindu pilgrims visit Sagar Island from the different parts of the country and to take a holy dip at the confluence of the Ganga Sagar, sacred Ganga and Bay of Bengal। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन अभी तक इसको नेशनल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला है, जिस तरह से कुंभ मेला को मिला है। अगर वो कुंभ मेला अगर उतना करोड़ों लोग आते हैं तो इसको भी अगर नेशनल स्टेटस दे दिया जाए, अगर राजनीतिक बिना खेले, तो कहीं ना कहीं बंगाल के साथ साथ पूरे भारत का भी एक छवि बेहतर हो जाएगा और एक और तीर्थ स्थल का हमारे गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो सकता है इसको भी नेशनल हेरिटेज के रूप में शामिल कर लिया जाए। और यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल होने से मतलब है कहीं ना कहीं उसका प्रोटेक्शन भी होगा। ये जो भवन काशी सुबोध रत्नाकर, भवन काशी सुबोध रत्नाकर, जिसको पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? सुनीति चौधरी, प्रीति लता वाडेकर के द्वारा, या कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा, या सावित्री फुले के द्वारा? भवन काशी सुबोध रत्नाकर किसके द्वारा निकाला गया है? ये भवन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 की बात है। तो कमला देवी, इसे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले पब्लिश द हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोयम, कविताओं का एक संग्रह था जिसको कहा गया है काव्य फुले, पोएट्री ऑफ ब्लूम्स। एट द एज ऑफ 23 in 1854 she published भवन काशी सुबोध रत्नाकर द ओशियन द प्योर जम्स इन 1892। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि पोएट्रीज ब्लूम्स किसका है तो सावित्री फुले जी का ही है, और उन्होंने भवन काशी सुबोध रत्नाकर नाम का मतलब पब्लिकेशन भी किया था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी के बहुत ही बेहतर एक्सपोनेंट थे ये। ही रिजेक्टेड द एक्सटर्नल रिचुअल्स ऑफ रिलीजन। ये जो ताम झाम बाय जो दिखावटी जो पूजा पाठ होता है उसको उन्होंने नकार दिया। He spelled out the pathways of attaining moksha from worldly pleasure and attachment। उन्हें रास्ता दिखाया कि मोक्ष किस तरह से मिल सकता है, इस दुनिया से आप कैसे खुशी और अटैचमेंट से अपने आप को हटाकर मोक्ष के लिए तैयार कर सकते हैं। He founded the रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन परमहंस के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आप जानते हैं इसके बारे में। तो इसका सही ऑप्शन 4 तो सही है और 1 भी सही है, तो बी इज द राइट आंसर। 1, 3 and 4, 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट देयर इज ओनली वन सेल्फ इन द यूनिवर्स। दुनिया में केवल, विश्व में केवल एक ही सेल्फ है, वह है वन सेल्फ। देयर इज ओनली वन एग्जिस्टेंस, केवल एक ही एग्जिस्टेंस है, एक अस्तित्व है। ही saw the entire universe as a manifestation of the one absolute one। एब्सोल्यूट वन, पूरी दुनिया एक छोटे से बिंदु में केंद्रित है, एब्सोल्यूट वन में केंद्रित है। स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल प्राइमेसी इज द सेंट्रल थीम ऑफ स्वामी विवेकानंद टीचिंग, थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स कैन सक्सीड इन एवरी स्पेयर ऑफ देयर लाइव्स। अब मनुष्य अपने जिंदगी के किसी भी स्पेयर में विजेता हो सकता है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रास्ता को अपनाकर। कभी भी उन्होंने लोगों से अर्ज नहीं किया, स्पेशली पीपुल यूथ, टू नेवर लेट गो रीजन। उन्होंने कहा कि कभी भी तर्क को मत त्यागो, बल्कि ही
premises his philosophy, idea, and life work on the premise of reason. तर्क के बल पर ही तो जिंदगी टिकी है. Three instruments of knowledge that he propounded are instinct, reason, and inspiration. Instinct, reason, and inspiration. Instinct, reason, and पर. ठीक है. तर्क, प्रेरणा और इंस्टिंक्ट का मतलब आप ही बताइएगा यार. He was an exponent of Vedantic Hinduism. He did not propagate the world negating concept of spirituality. He did not propagate a world negating concept of spirituality. Rather, he said that each and every core of your life should be done with divinity. He articulated the external ritual of religion are the secondary importance. बोला करिए पूजा पाठ सब ठीक है लेकिन ये सेकेंडरी है. But the spiritual essence of a religion should be preserved and accepted. लेकिन धर्म का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो इसेंस है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए. कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, जन योग स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया. स्वामी विवेकानंद टॉक अबाउट द 4 pathways ऑफ अटेंडिंग मोक्ष. जीवन के में मोक्ष प्राप्त करना है और फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर एंड अटैचमेंट इन हिज बुक्स. कर्म योग पढ़िए, भक्ति योग, राजयोग, जन योग. कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, जन योग, ये 4 रास्ते हैं. आई मीन 4 बुक. तो कर्म कीजिए, भक्त कीजिए, राजयोग और जन योग. दुनिया से अटैचमेंट रखते हुए. अब आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में. नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002. National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) will act as a sole promoter for the National Export Cooperative Society. मतलब नाफेड इसका मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो नोडल एजेंसी कहिए या फिर सोल प्रमोटर कहिए. मतलब इसको ही फैला रहा है. यही क्या इन्हें ठेका लेके रखा है कि हम लोग नेशनल स्तर पर एक्सपोर्ट को सहकारिता को एक्सपोर्ट करेंगे. इट विल प्रोवाइड इन टू इन सर्विस to the cooperative, like it will open foreign bank accounts, complete all the formalities including necessary permission for exporting product. राष्ट्रीय स्तर से विदेश में कैसे आपके सामानों का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कैसे एक्सपोर्ट अधिक से अधिक किया जाए, इसके लिए गाइडलाइंस क्रिएट करना. जो सारे के सारे जो फॉर्मेलिटीज उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से मतलब जिम्मेदार है क्या. चलिए बताइए. नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अगर आपको जानकारी है तो ठीक, नहीं तो सेशन सी इज द राइट आंसर. 1 और 3 नाफेड नहीं है. ठीक है. देखिए नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका गठन जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है. इसका अप्रूवल जब मिला था तो ये जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया था इसका गठन. तो इसके लिए कोई कानून है? तो जी हाँ, इसके लिए कानून है जिसका नाम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002. जैसे कि आप जानते हैं लीडिंग कोऑपरेटिव हमारे यहाँ पर क्या क्या है. एक तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसको इफिको बोलते हैं, किसान भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसको क्रीबक्को बोलते हैं, और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड बोलते हैं, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन CGMMF बेटर नॉन अमूल, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC विल बी दी प्रोमोटर्स ऑफ द सोसाइटी. तो किसी एक को सोल अथॉरिटी क्यों दे दिया जाएगा? सबका ठेका नाफेड ने थोड़ा लिखा है, ले रखा है. इसमें इफिको है, क्रीबिको है, अमूल है, NCDC है, वो भी प्रमोट करेंगे. सोसाइटी विल डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ये ध्यान रहे, ये जो सोसाइटी है वो विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड दैट ओनली एक्ट एज ए फैसिलेटर. ये केवल फैसिलेटर के रूप में काम करेंगे. एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल मार्केट क्या है,
that can be tapped for a particular product. वैश्विक बाजार में किस चीज़ की बाजार की जो डिमांड क्या है, पोटेंशियल क्या है, किस चीज़ का प्रोडक्ट अधिक से अधिक बिक सकता है, उसकी जानकारी शेयर करने के लिए ये लोग हैं। बस एक तरह से खाली मतलब ये फैसिलिटेटर है। द सोसाइटी विल प्रोवाइड, ये जो सोसाइटी बनाया गया है, ठीक है, नेशनल स्तर पर, विल प्रोवाइड इन टू इन सर्विस टू द कोऑपरेटिव्स, सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए ये इन टू इन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इट विल ओपन फॉरेन बैंक अकाउंट्स, ये आपके फॉरेन बैंक अकाउंट खोलवा देंगे एंड कंप्लीट करेंगे सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ को, जिसमें कि नेसेसरी परमिशन, क्योंकि आपको पता है हमारे देश की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है नॉन टैरिफ बैरियर। हमारा देश का जो कृषि प्रोडक्ट है उसको कई कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी कारण बस तो हम लोग अभी एग्री प्रोडक्ट के मामले में टॉप में होने के बावजूद भी आरसेप में अपने आप को नहीं प्रवेश करा पाए। हम लोगों ने खुद चाहा कि नहीं, हम लोग अभी आरसेप के लिए तैयार नहीं है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें कि 15 देश शामिल थे, लेकिन भारत के अलग हो जाने से आरसेप खुद ऑटोमेटिक कमज़ोर हो गया। अब उसमें चाइना का दबदबा है और भारत आने वाले समय में इस प्रकार की सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देकर हो सकता है कि आने वाले में खुद को तैयार कर ले वैश्विक मार्केट के लिए। और हो सकता है कि एग्री प्रोडक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की मदद से हम लोग ऐसे पायदान पे खड़े हो जाएं कि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी जो साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज़ है उसके जो मानदंड है उस पर खड़े उतर पाएँ। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी लैंड रेसेस। लैंड रेसेस refer to naturally occurring variants of commonly cultivated crops. लैंड रेसेस का मतलब है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कल्टीवेटेड क्रॉप्स है। दीज आर इम्प्रूव्ड वेरिएंट्स ऑफ कॉमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स विच आर डेवलप्ड बाय सेलेक्टिंग, ब्रीडिंग और थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको आप चाहे तो मतलब ये कॉमर्शियल रूप से उगाया गया कुछ क्रॉप्स है जिसको आप आराम से इंजीनियर कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। खलबट ए सेंट है, सेंटेड राइस मतलब सुगंधित चावल है, एग्जाम्पल ऑफ लैंड रेस वेरिएंट। सबसे पहले तो आपको लैंड रेस वेरिएंट के बारे में जानना होगा। चलिए, सी इज द राइट है। देखिए, लैंड रेसेस रेफर टू नेचुरली अकरिंग वेरिएंट ऑफ कॉमनली कल्टीवेटेड क्रॉप्स, मतलब ऑटोमेटिक नेचुरली अपने आप पैदा होता है कल्टीवेटेड क्रॉप्स, ठीक है, जिसको मतलब आपका उपजा सकते हैं। दीज आर एज अपोज टू कॉमर्शली ग्रोन क्रॉप, मतलब ये कॉमर्शली जो ग्रोन क्रॉप होते हैं उसके जस्ट अपोज में, दे आर अपोज एज अपोज टू कॉमर्शली ग्रोन क्रॉप्स विच आर डेवलप्ड बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग hybrids through the genetic engineering to express a certain trait over others. Biodiversity allows a natural mechanism for crop to develop traits to face challenging situations. However, given the large-scale human interference in the crop selection, the ability is now lost in the most commercially crops. Naturally occurring land races have a large pool of still untapped genetic materials, which can provide solution. Genetic diversity is a natural survival mechanism. अगर किसी भी उत्पादन में किसी भी प्रोडक्ट में या फिर किसी भी प्रकार का जो क्रॉप्स है, अगर वो जेनेटिक रूप से डाइवर्स है तो वो ऑटोमेटिक नेचुरल जो सर्वाइवल हो जाएगा। द वाइडर द जीन पूल, द मोर द चांसेस ऑफ डेवलपिंग ए ट्रेट दैट कैन हेल्प इन सर्वाइविंग एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। इसमें खलबत खलभट ए यूनिक लैंड रेस सेंटेड राइस है। ओवर द ईयर्स दिस वेरिएंट हैड ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द कल्टीवेटर, और ये धीरे धीरे खत्म हो गया। फील्ड्स इज ए हाइब्रिड वेरिएंट बिकम पॉपुलर, क्योंकि हाइब्रिड तो इतना जगह बना लिया कि खलबत जो था कभी हुआ करता था
अब वो बेचारा लुप्त हो गया। इट हैज़ बेटर क्लाइमेट रेजिलियंस दैन पॉपुलरली ग्रोन राइस एंड कैन विथस्टैंड फ्लड और ड्राउट बेटर। जो खलबत हुआ करता था वो बहुत ही बेहतर मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट था, लेकिन अफसोस की बात हम लोगों ने अंधाधुंध तरीके से हर चीज़ को पोल्ट्री कर दिया, हर चीज़ को मतलब डोपिंग कर करके, डोपिंग सुइया दे दे के, अलग अलग उत्पादन कर करके, जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर करके हम लोगों ने अपने जो प्राकृतिक प्रोडक्ट था उसको धीरे धीरे खो दिया। अब आते हैं हम लोग डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, जानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।